नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मैं दिल्ली में हूँ और मेरे साथ मुकेश सहनी जी हैं, वीआईपी पार्टी के मुखिया और सन ऑफ मल्लाह। देखिए, जब हम दिल्ली में हैं, मुकेश सहनी जी के बारे में विशेष परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। मुकेश जी चुनाव दस्तक दे रहा है, अगले 2-3 दिनों में चुनाव की रणभेरी बज जानी है। लेकिन आप कहाँ खड़े हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आप इधर खड़े हैं कि आप उधर खड़े हैं। जब आप दिल्ली आए तो कहा यह जाने लगा कि आपकी बातचीत एनडीए में बीजेपी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हो रही है, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा है। और यदि हम पुराने इतिहास को देखते हैं तो बीजेपी ने आपके घर में डाका डाला और कभी आरजेडी ने खंजर भोंका था। तो कहाँ हैं आज की तारीख में? आप यह भी कहते हैं हमने अपनी ताकत से पार्टी खड़ी की है, किसी के बाबूजी की बनाई हुई पार्टी नहीं है, मेरे बाबूजी ने मुझे बनाकर कुछ नहीं दिया है। कहाँ है मुकेश जी? क्या देखें, क्योंकि बिहार के निषाद मल्लाह, जिसके आप स्थापित नेता हैं, वे इंतजार कर रहे हैं कि मुकेश सहनी का फैसला क्या होगा। निश्चित तौर पे ज्ञानेश्वर जी, आप जान ही रहे हैं जी, पिछले 8-9 साल से आप लगातार हमको देख रहे हैं जी। ये पार्टी बनाने का एक उद्देश्य है और अपने दम पर संघर्ष के बदौलत बॉम्बे से लेकर बिहार तक अपनी जगह बनाया, अपने लोगों को साथ लेकर अपनी एक अपना अलग दुनिया हमने बनाया है। ये हमें विरासत में हमें ये दुनिया नहीं मिला है। और ये पार्टी से पहले हम रोड पर उतर के संघर्ष कर रहे थे। एक ही उद्देश्य था कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। जब बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण है एससी का, तो बिहार में क्यों नहीं है? जब देश एक है, संविधान एक है, तो इस समाज के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? अपने हक अधिकार के लिए 14 से लेकर लगातार 18 तक हमने रोड पे उतर के संघर्ष किया। उसके बाद लगा कि नहीं, अभी रोड के साथ साथ आप राजनीति में आकर अपनी बात को जो किसी को कह रहे हैं करने के लिए, वो काम खुद भी कर सकते हैं। उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है और उस जगह पे पहुंचने के लिए वोट की आवश्यकता पड़ता है और वोट हमारे पास है। हमने 2018 में पार्टी बनाया, हमने 19 में चुनाव लड़ा, 20 में हमने चुनाव लड़ा और पूरे बिहार को पता है कि हमने किस तरीके से संघर्ष करके अपनी एक दुनिया बनाया है। तो ये पार्टी बनाने का एक ही उद्देश्य है कि समाज का भला हो जी। हमारे लोग जो गरीबी के कारण, इलाज का अभाव में बच्चे मर रहे हैं, उनके लिए बेहतर व्यवस्था हो। हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहा, उनके लिए व्यवस्था हो। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उद्देश्य से हम राजनीति में नहीं आए। नहीं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना होता तो आपने तो मुंबई छोड़ ही दिया ना। और लगता है पिछले 8-9 वर्षों में आपने कितना बहाया है और मुंबई में कुछ बचा भी कि नहीं बचा, सब कुछ झोंक दिया समाज के लिए। निश्चित तौर पे बहुत मेहनत करके बहुत कुछ बनाया जी। उसमें बहुत बड़ा हिस्सा हमने निश्चित तौर पे समाज के हित में हमने लगा दिया है। और बॉम्बे का ऐशो आराम ज़िंदगी को छोड़कर आज पिछले 8-9 सालों से लगातार समाज के बीच में हम लोग खड़े हैं। तो ये सब चीज़ का कोई परवाह नहीं है कि कितना बह गया, कितना बचा है कि नहीं बचा है। समाज का प्यार, समाज का सहयोग मिल रहा, वही काफ़ी है हमारे लिए। और अपने लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैं उतरा हूँ। मैं चाहता तो 2016 में ही राज्यसभा बन के और देश की राजनीति में मजबूत से खड़ा रहता। अच्छा, 2016 में ही राज्यसभा पहुंच जाते हैं? 2016 में ही लोगों ने हम राज्यसभा भेजने का कोशिश कर रहा था। आपको भी पता, 2015 में ही जो आज देश के सबसे बड़ा नेता है, उनके साथ 48 को रैली मैंने उससे 2015 में किया था। तो ये सारे चीज़ों को छोड़कर आपने देखा, बिहार में मैं मंत्री बन गया था, अब 4 विधायक था, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने समाज के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा था। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक की पार्टी मजबूत होगा और हमारी बात दिल्ली सुने, इसके लिए आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ते रहा। और योगी जी हो या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो, उनसे हम टकरा गए। नहीं, टकरा तो आप गए, लेकिन देखिए, जब हम चुनाव की दहलीज पर हैं, रणभेरी बजने वाला है, तो ऐसे वक्त में जब गठबंधन की बात होती है तो लोग सीटों की संख्या की बात कर रहे हैं कि भाई हमें बीजेपी कितनी सीटें देगी या फिर इंडिया ब्लॉक में कितनी सीटें प्राप्त होगी। इस समय में भी आप निषाद आरक्षण की बात कर रहे हैं, पहले सीटों की बात कर लीजिए ना। आप सीटें कितनी मांग रहे हैं, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? निषाद आरक्षण की बात तो आगे भी आप करते रहेंगे। ज्ञानेश्वर जी, सीट मायने नहीं रखता है, पावर मायने नहीं रखता है। अच्छा। समाज के हित में के लिए हमने बिहार सरकार में मंत्री थे ना, कुर्सी पर लात मार दिया। हमें वो कुर्सी नहीं चाहिए जिस कुर्सी पर बैठ कर अपने समाज के हक अधिकार नहीं दिला सकते। तो आज भी सीट मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मेरे लिए आज भी मायने रखता है कि निषाद का आरक्षण जो हमारा एजेंडा है उसको अडॉप्ट करे। दो धारा है देश में, एक एनडीए एक धारा है और एक इंडिया धारा है। इस 2 धारा में जिनको बिहार में निषाद समाज का वोट चाहिए, वो उनका निषाद समाज का एजेंडा को अडॉप्ट करना पड़ेगा, सबसे पहली बात है। अच्छा, मतलब आरक्षण की बात करनी होगी। पहले आरक्षण की बात करना पड़ेगा कि भाई हमारे लोगों को वोट लेते हैं और हमारे वोट से आप देश में पावर में आते हैं, तो क्या हमारी जो लड़ाई है उसको अंजाम देंगे कि नहीं देंगे।
जो उस पर सहमति देंगे हम उनके साथ जाएंगे। रहा सवाल है कि सीट कम ज़्यादा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। हम पावर के लिए सिर्फ नहीं आए, हमारे समस्या दूर होना चाहिए इसके लिए आए हैं। तो निश्चित तौर पे दो धारा है। तो आरक्षण की बात नहीं हुई तो फिर आप लात मारेंगे जैसे मंत्री पद की लात मारे थे? निश्चित तौर पे बगैर आरक्षण के बात की हुए हम किसी से समझौता नहीं करेंगे और संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। आपने देखा कि बिहार में किसी को बताने की जरूरी नहीं है। जब बिहार के करोड़ों निषाद का बेटा ने हाथ में गंगा जल लेके संकल्प ले लिया कि मैं अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ूंगा, अपने नेता, अपने पार्टी, अपने दल के साथ खड़ा रहूंगा, तो फिर मुझे किसी के सामने झुकने की क्या आवश्यकता है? जब हमारे लोग हमारे साथ है, अगर किसी को निषाद का वोट चाहिए तो उनके लिए उनको प्रयास करने की आवश्यकता है। हम तो हमारे पास वोट है, हमने दिखा दिया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार हमने अपने अग्नि परीक्षा देकर हमने दिखा दिया। अब बिहार जैसे राज्य में खास करके पिछले 5 सालों में हमने 3 बार उपचुनाव लड़ा और उपचुनाव आपको मालूम होगा कि उपचुनाव कितना टफ होता है। हाँ, पूरे सरकार अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, विपक्ष अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। उस शक्ति के बीच में अपने दम पर हमने पहचान बनाया। चाहे वो सिमरी बख्तियारपुर चले जाइएगा तो एक तरफ सरकार पक्ष, एक विपक्ष अपनी पूरी शक्ति लगा दिया। दिनेश चंद्र यादव जी के जैसे क्षेत्र में हमने अपने दम पर 25,000 वोट हमने लाया। जहां मुजफ्फरपुर, वहां पे जिनका 25 साल से सांसद हो, 25 साल से शहर का सीट हो, वहां पे आप देखिएगा तो एनडीए को 45,000 वोट आया, मुकेश सहनी को अकेले 30,000 वोट आया। और उस गांव में एक भी एनडीए को नेता को घुसने के लिए नहीं दिया। और कोई गलती से अपने आप को जात बोल के उस गांव में घुस गया तो आप लोगों ने वीडियो देखा था कि कैसे गांव से लोगों ने उनको बाहर कर दिया कि यहाँ पे उपचुनाव में आपने ताकत दिखाई है। लेकिन देखिए अब लोकसभा चुनाव की बात है और आप दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली जब आए हैं तो बातचीत ही कर रहे हैं आप भी, यह खबर तो मुझे है ही, और आपकी बातचीत दोनों तरफ से चल रही है। तो आप जो निषाद आरक्षण की बात कर रहे हैं, यदि आपने बीजेपी में बात की या फिर आपने इंडिया ब्लॉक में बात की तो सहमति बनती दिखाई पड़ रही है? सहमति गोलमोल अभी हमको सुनाई दे रहा है कि गोलमोल बात कर रहे हैं, लेकिन ठोस जब तक मीडिया के सामने नहीं बोलेंगे। हमारे बंद कमरे में तो कई बार लोगों ने वादा किया कि हम आरक्षण करेंगे। 1-2 बार नहीं, मेरे पास पेपर है, पत्राचार है, सारा चीज़ हमारे पास है। अभी भी बहुत हद तक हम लोग काम कर लिए थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इंडिया ब्लॉक से अगर निकल के एनडीए नहीं आता तो बहुत हद तक काम हो चुका था। लेकिन अभी खैर मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट इधर आ गए तो बिहार की राजनीति को समीकरण में थोड़ा बदलाव हो गया। लेकिन तो भी इतना बड़ा भी बदलाव नहीं आया कि मुकेश सहनी और निषाद समाज को कोई इग्नोर कर सकता है। अच्छा, मुकेश सहनी और निषाद समाज को इग्नोर कर बिहार नहीं जीता जा सकता है? नहीं जीता जा सकता। चैलेंज हम करते हैं। अच्छा। हम तो है ही ना, हम तो रहेंगे। इलेक्शन के बाद भी हम आपसे कभी भी 1-to-1 करेंगे। बिहार में जिनके साथ हम जाएंगे उनको दर्जनों सीट का फायदा पहुंचाएंगे। यूपी, बिहार, झारखंड में। नहीं, आप लोकसभा की बात कर रहे हैं? लोकसभा की बात कर रहे हैं। हाँ, तो निश्चित तौर पे जब अगर लोग नोटिस नहीं लेता, लोग हमारे बात को नहीं मानता, तो निश्चित तौर पे उनके हराने के लिए हम बात करेंगे जी। और अगर दोस्त बनना चाहता तो हमारे एजेंडा को अडॉप्ट करे। लोगों का सब निषाद आरक्षण के साथ साथ देखिए नीतीश कुमार ने तो सिफारिश भेज दी थी, अब तो फैसला केंद्र की सरकार को लेना है, बीजेपी को लेना है। तो हम निषाद आरक्षण का आश्वासन मिलता है तो बीजेपी से कितनी सीटें आप चाह रहे हैं और इंडिया ब्लॉक से कितनी सीटें चाह रहे हैं, यह भी तो स्पष्ट कीजिए ना। आप बचा है, कहाँ वक्त बचा है? देखिए, सीट मैंने पहले भी बोला कि मायने नहीं रखता। एक सीट कम ज़्यादा मुझे मायने नहीं रखता। मैं तो आपके चैनल पे कहता हूँ कि मुझे आरक्षण का नोटिफिकेशन कर दे, वो हमसे प्राण भी मांगे तो हम देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, मतलब आरक्षण दे दे तो आपको सीट का मतलब नहीं है? ना दे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले आरक्षण दे दे। वो झूठे में नहीं चलेगा। रहा कि मैं बोला ना कि सिर्फ सीट मेरे लिए मायने नहीं रखता। जो हमारे एजेंडा है, जिसके लेके हम जी रहे हैं, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं पिछले 10 सालों से। हम चाहते तो मंत्री थे, हम बीजेपी से नहीं लड़ाई लड़ते तो मंत्री बने रहते, जैसा वो बोलता उससे सुनते रहते तो कुछ नहीं होता। लेकिन देखिए एक बात तो है ना मुकेश जी, आप भी निषाद की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश में भी निषाद पार्टी है, संजय निषाद उसके नेता हैं। आप कह रहे हैं कि भाई बिना आरक्षण, संजय निषाद तो बीजेपी के साथ चली गए, समझौता भी कर लिया, और तो फिर संजय निषाद को जयकारा करने में दिक्कत नहीं है, वे जीतने वाले पक्ष की तरफ दिखाई पड़ रहे हैं, तो फिर आपको क्या परेशानी है? संजय निषाद जी से भी पहले बहुत सारे नेता थे, अपने घर परिवार के लिए जीते थे, और संजय निषाद जी भी अपने घर परिवार के लिए जीते हैं। फर्क यही पड़ता था, पहले गाँव में लोग 500 रुपया में कुछ खा के कुछ पी कर वोट दे दिया जाता था। अब वही काम डॉक्टर संजय कर रहा है, बल्क में बेच रहा है। अच्छा, वोट को बेच रहा है? वोट को बेच रहा है कि उनको बेटा को एगो टिकट मिल जाए, बीजेपी से सांसद बन जाए, बाकी बिहार उत्तर प्रदेश के तमाम निषाद का बेटा भले दलदल में चले जाए, उसको उससे फिक्र नहीं है। तो वही काम कर रहा है। देखे ना, अपने एक टिकट पे समझौता कर लिया और एक टिकट लेकर वो अपने बेटा को सांसद बना लिया और फिर
मज़ा करेंगे, मौज करेंगे। और बाकी समाज के लोगों ने जिसको डॉक्टर संजय निषाद बनाया उनके बारे में सोच नहीं रहे। तो जो काम उन्होंने किया वो काम हम नहीं कर सकते हैं। जो संजय निषाद ने किया वो काम मुकेश सहनी नहीं करते हैं। जहर खा लेंगे लेकिन ये काम तो ज़िंदगी में कभी नहीं करेंगे कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से समझौता कर लेंगे। अपने लाभ के लिए, अपने बीवी बच्चे के लिए, अपने भाई के लिए, अपने लोगों के लिए लाभ नहीं। हमारे लिए हमारी पार्टी जो है सर्वोपरि है। और उससे भी बड़ी बात सर्वोपरि है कि हमारा समाज, क्योंकि हम समाज के लड़ाई लड़ने के उद्देश्य से ही पार्टी बनाए। उसके बाद जब पार्टी बन गया तो हर जाति धर्म पार्टी में आज है, और पार्टी जो प्रक्रिया से चलता उस प्रक्रिया से हम चला रहे हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। लेकिन पार्टी बनाने का जो उद्देश्य था तो वही तरीके से हम अपने घर परिवार को सेट करने के लिए राजनीति में नहीं आए। आज अंतिम समय है, लोग चाहेगा कि अपना घरों कम से कम बचा ले, अपने लिए भी बच जाए, कम से कम अपना सिर्फ सुरक्षित। संजय निषाद ने तो बचा लिया, आप तैयार नहीं? हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं। चलिए देखिए अगला सवाल, देखिए थोड़ा कठिन सवाल है मुकेश जी। हम लोग बैठे हैं रायसीना हिल्स में दिल्ली में, और सीटों के तालमेल की बात चल, बैठने का औकात आज से नहीं 10 साल से है। हाँ नहीं, वो तो मैं देख रहा हूँ, वो आपका पिन कोड बना हुआ है, ठीक है। लेकिन एक चर्चा जो इस रायसीना हिल्स में है, जहाँ सीटों के बंटवारे की बातचीत हो रही कि मुकेश सहनी की शर्त बहुत कड़ी है। आरक्षण की बात तो है ही, इसके अलावा वे एनडीए में कह रहे हैं बीजेपी को चिराग पासवान से कम नहीं, और उधर इंडिया ब्लॉक में कह रहे हैं कांग्रेस से कम नहीं, क्योंकि हमारी ताकत इन दोनों से कम नहीं है। क्या ये सही है? नहीं, देखिए ये मुझे नहीं मालूम है, इतना पता है चर्चा तो ये है। हाँ, चर्चा होगा। और लोग कभी कभी क्या है कि सामने वाले को कोट करके एक दूसरे को लड़ाने का भी कोशिश करते हैं। हम ना चिराग पासवान जी के बारे में बोल रहे हैं, ना राहुल गांधी जी के बारे में बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता हैं, उनकी बड़ी पार्टी है। चिराग पासवान जी के पिताजी का बड़ा नाम रहा है, उन्हीं के बनाई हुई पार्टी है। हम उन लोग से नहीं हम बात करेंगे। हमने बीच में उपचुनाव लड़ा है बिहार में, 5-6 उपचुनाव हुआ है, 3 उपचुनाव हमने लड़ा है। चुनाव आयोग के वेबसाइट पे वोट है, किसको कितना वोट आता है उपचुनाव में। और उपचुनाव जो होता है वो फाइनल, मतलब कह सकते हैं कि एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, उसमें जिसको जितना नंबर मिले उस नंबर के आधार पे उनके साथ न्याय होना चाहिए। मेरा बात मतलब उपचुनाव के नतीजे के आधार पर आप उपचुनाव के नतीजे पे ही आप बात कीजिएगा ना कि कितना आपके पास वोट है। तब तो आपको अधिक वोट मिले थे चिराग पासवान से, कई गुना ज्यादा। देखिए आ गई ना बात। देखिए जो रायसीना हिल्स में बात चल रही है कि आप अपनी ताकत चिराग पासवान से अधिक मानते हैं। हाँ है भी। अच्छा, अभी जाति आधारित गणना हुआ है, हम 10% है। अच्छा, हमारा स्ट्राइक रेट क्या है, पोलिंग कैपेसिटी क्या है। अब बहुत सारा पार्टी भी लड़ा, सिर्फ चिराग पासवान की कोट नहीं कीजिए, उनको अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारा पार्टी, राज्य के सभी पार्टी ने लड़ा, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस पार्टी हो, मांझी जी की पार्टी हो, चिराग पासवान जी की हो। बहुत सारा पार्टी तो दम ही नहीं उठा पाया कि हम लड़े। जो नहीं लड़े, जो एग्जाम में नहीं बैठे, उसकी बात आज ना करें। लेकिन जो लोग अपने क्षमता ताकत दिखाने के लिए बैठे कि हम इनको हरा देंगे, हम लड़ेंगे तो इनको हरा देंगे, लेकिन आप हरा नहीं पाए। और आपका वोट कितना है वो अब दिखा। लेकिन हमने जिद किया कि हम हरा देंगे तो हमने हरा दिया। नहीं ठीक है, आपने हरा दिया, लेकिन एक बात, थोड़ा बहुत वोट से नहीं, 37,000 वोट से हराया, दूसरी जगह 15,000 वोट से हराया बड़े संख्या में। एक और समझना चाहते हैं, जो चुनावी गणित है और जो राजनीति वोटों का गणित है, कि बीजेपी जब से नीतीश कुमार एनडीए के पाले में आए, अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने कहना शुरू कर दिया अब तो बिहार में 40 में 40। क्या बगैर चिराग पासवान, बगैर मुकेश सहनी, बगैर उपेंद्र कुशवाहा, सिर्फ नीतीश कुमार के बूते बीजेपी बिहार में 40 में 40 चुनाव सीटें जीत सकती है? देखिए, बोलने के लिए क्या जाता है। अब उत्तर बंगाल में भी बोले 200 पार, 100 भी पार नहीं हुआ। बिहार में 2015 में भी बोले 160 पार, और 60 के आसपास भी नहीं पहुंचे। तो देखिए, बोलने के लिए क्या है, वो बोलेंगे। और हर पॉलिटिकल पार्टी को बोलना चाहिए अपने कार्यकर्ता को जोश दिलाने के लिए। और खास करके यूपी में, बिहार में बहुत ऐसे स्टेट है, महाराष्ट्र है, देश के लगभग स्टेट में बगैर गठबंधन किए हुए किसी के पास पावर नहीं है। एक आध राज्य अगर छोड़ दीजिएगा तो वहाँ पे इंडिविजुअल पार्टी का अपना ताकत है। लेकिन अगर देश में कहिएगा तो मैक्सिमम 25+ ऐसे राज्य है जहाँ पे बगैर गठबंधन किए हुए आपकी अपनी ताकत 0 है। और जो जितना बड़ा गठबंधन बना लेता है, निश्चित तौर पर उतना बड़ा फायदा पहुंच जाता है उनको, क्योंकि सभी दल के लोग एक जगह पहुंच जाते हैं तो जाहिर सी बात है दल पहुंचेंगे, दल के साथ जो वोट है वो वोट आपके साथ मर्ज होगा, तो निश्चित तौर पे आपका जीत बड़ा होगा। और जहाँ पे बहुत सारे पार्टियाँ हैं, वहाँ पे कोई भी पार्टी अकेले अपने दम पे ना करे। हर एक पार्टी का अपना वजूद है। कोई
5,000 वोट मतलब बीजेपी या ना मान ले कि 40 में 40 जीत लेंगे, कोई भी पार्टी ना मान ले, ना मान ले। चलिए तेजस्वी यादव, देखिए कहा यह जा रहा है कि बीजेपी से भी आपकी बातचीत चल रही है और तेजस्वी यादव ने भी आपसे संपर्क किया है, तो तेजस्वी यादव के संपर्क में है, आपके पास संदेशा कुछ आया है क्या? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी है, बिहार का एस्टेब्लिश पार्टी है, हर दल चाहते हैं कि वीआईपी पार्टी हमारे साथ आ जाए, बिल्कुल, लेकिन चाहते कि हल्के में आ जाए, कम में आ जाए, उसके एजेंडा की ना बात करें। तो ये सब दल का प्रयास होता है, और जो कमज़ोर होता है वो हल्के में निपट जाते हैं। जिनका आत्मविश्वास मजबूत है, जिनको कुछ करने की जरूरत है, जैसे हमारे दशरथ मांझी जी ने, उन्होंने ठान लिया था ये पहाड़ को तोड़ देंगे, तो तोड़ के हटा दिया। तो हमें वही ठान लिए हैं, आज हो, कल हो, परसों हो, अपनी वजूद बिहार में बनाएंगे, अपने दम पे बिहार में काम करेंगे। तो वो वजूद बना है और आगे भी बनाते रहेंगे, किसी के पीछे हम लोग नहीं घूमेंगे। और सब दल चाहते हैं कि वीआईपी पार्टी आए, और जो दल से अच्छे से समझौता हो जाए, जो वो बात हमारी मान ले, हम उनकी बात मान ले, तो निश्चित तौर पे काम होगा। नहीं, बिहार में 3 युवा चेहरे हैं, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, मुकेश सहनी। क्या भविष्य की संभावनाएं कुछ ऐसी बनती है कि ये तीनों एक साथ दिखेंगे और कड़ी चुनौती पेश करेंगे, बिहार को भविष्य देंगे? हम तीनों युवा को अंदर आत्मा का आवाज़ सुनना चाहिए और बिहार के बारे में सोचना चाहिए, ना ही कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए। हमें अपने बिहार के बारे में सोचना चाहिए, और इस पे हम उम्मीद करते हैं कि तीनों लोग इसी रास्ते पे काम करेंगे और हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। और वो समय आएगा, सब अगर हम जब बिहार की बात करेंगे तो हमारे लिए तो सबसे पहले जरूरी है चिराग पासवान, तेजस्वी जी। हम बिहारी हैं, हमारे लिए ना दिल्ली वाले कोई दोस्त है ना दुश्मन, हमें उससे लेना देना ना। हम बिहार को कैसे मजबूत करें। सम्राट चौधरी भी बिहारी हैं। हाँ, निश्चित तौर पे, लेकिन वो उनके अपने एक अलग दल है, वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं। बाकी वो निश्चित तौर पे उनका भी इच्छा होगा कि बिहार आगे बढ़े। ऐसा नहीं होगा कि सम्राट जी नहीं चाहते होंगे कि बिहार आगे बढ़े। आखिरी सवाल मुकेश जी, आज 12 मार्च है, 15 मार्च को या 16 मार्च को रणभेरी बजेगी। अगले 2 दिनों में फैसला कर लेंगे ना, इधर की उधर? फैसला देखिए उनको करना जो पहले से एक दूसरे को ब्लॉक में है। हम तो अभी नए हैं, अभी मार्केट में अभी चुपचाप हम बैठे हैं। हम दोनों तरफ देख रहे हैं, पहले वो आपस में सब सलट ले। और हमारी इंटरनल तो कह सकते हैं कि बात तो वगैरह सब ऑलमोस्ट बहुत हद तक आगे बढ़ चुका है और जल्दी क्लियर हो जाएगा और हम जल्दी निर्णय ले लेंगे। चलिए, तो देखिए मुकेश सहनी कह रहे हैं कि जल्दी क्लियर हो जाएगा, निर्णय कर लेंगे, और कह रहे हैं आरक्षण के लिए लात मार देंगे और संजय निषाद की तरह नहीं करेंगे। जहर पीना मंजूर है, लेकिन परिवार के लिए, समाज को कुर्बान कर देना मंजूर नहीं है। तो ये थे मुकेश सहनी। आगे भी हम राजनीतिक चर्चा करते रहेंगे मुकेश जी के साथ। तो आज आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।